हेलो कैंडिडेट्स, आज हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत वो लैंग्वेज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है डाल्टन के परमाणुवाद से संबंधित। वो ये है कि इन्होंने परमाणु की संकल्पना की। अगर रसायन विज्ञान के इतिहास में देखा जाए तो सबसे पहली बार परमाणु शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, और इन्होंने जब परमाणु शब्द का प्रयोग किया तो लैंग्वेज दिया कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो अविभाज्य तथा अविनाशी होता है, अविभाज्य तथा अविनाशी होता है, अर्थात इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है और इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। डाल्टन का एक परमाणु सिद्धांत है जिसमें दो शब्द ये प्रयोग किए गए हैं, एक अविभाज्य एक अविनाशी। तो ये जो अविभाज्य शब्द है ये कणाद की कल्पना थी। ये जो अविभाज्य शब्द है ये कणाद की कल्पना थी, और अविनाशी जो है ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को आपने पहले वीडियो में पढ़ा है, और फिर से हम आपको थोड़ी सी उसमें बता रहे हैं कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है इसका तात्पर्य ये है कि ना तो किसी पदार्थ को नष्ट किया जा सकता है और ना ही किसी पदार्थ को उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब किसी पदार्थ का द्रव्यमान अगर 20 किलोग्राम क्रिया के पहले था तो जितने भी उत्पाद प्राप्त होंगे उन सबका कुल द्रव्यमान 20 किलोग्राम ही रहेगा, ना तो कम होगा और ना ही ज्यादा होगा। यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। अब अगर हम यहाँ से अविनाशिता की बात करें तो अगर द्रव्यमान नष्ट नहीं होता है इसका मतलब द्रव्य नष्ट नहीं होता, और ये नियम जो होता है जो द्रव्य को बताता है कि ये द्रव्य ना तो नष्ट हो सकता है और ना ही बनाया जा सकता है। इस नियम को कहते हैं द्रव्य अविनाशिता का नियम। द्रव्य अविनाशिता का नियम। द्रव्य अविनाशिता का नियम। द्रव्य अविनाशिता का नियम भाई, नष्ट अगर द्रव्य नहीं हो रहा है तो उसका जो मूल कण होगा वो भी नष्ट नहीं होगा। और डाल्टन ने यही कहा था कि ये जो परमाणु है ये पदार्थ के मूल कण होते हैं, और वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे सिद्ध किया जाएगा। अभी रदरफोर्ड आएंगे। रदरफोर्ड परमाणु पर अल्फा कणों का प्रकीर्णन करवाते हैं। फिर जेम्स चैडविक आएंगे, ठीक है। इसी तरह से जे थॉमसन आते हैं। जे थॉमसन ने अपना तरबूज मॉडल जो दिया था उसमें ये कहा था कि जो परमाणु होते हैं वो किसी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी परमाणु में बिल्कुल उसी तरह धंसे होते हैं जिस प्रकार से तरबूज में उसके बीज धंसे होते हैं। ये थॉमसन का परमाणु मॉडल था, तो आगे हम पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो डाल्टन ने यहाँ पर परमाणु की परिकल्पना की है, लेकिन कितना सही है कितना गलत ये हम लोग आगे देखेंगे। ये हुआ डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब बात करेंगे एवोगाड्रो की परिकल्पना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डाल्टन का परमाणुवाद प्लस गैलुसैक का नियम, गैलुसैक का नियम, इन दोनों को मिला और मिलाकर एक संयुक्त नियम दिया। और जो संयुक्त नियम आया उस नियम को क्या कहा गया, उस नियम को कहा गया एवोगाड्रो का नियम। उस नियम को कहा गया एवोगाड्रो का नियम या एवोगाड्रो का नियम। ये नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि समान ताप तथा दाब पर, समान ताप तथा दाब पर
सदैव उत्पाद कणों की संख्या के बराबर होते हैं। कणों की संख्या के बराबर होते हैं। तो ये हुआ एवोगाड्रो का नियम। अब ये जो नियम आया, देखिए कितना महत्वपूर्ण है। ये जो नियम आया संख्या के बराबर होती है, ये कहता है कि नंबर ऑफ अभिकारक या अभिकारी कण, अभिकारी कण बराबर नंबर ऑफ उत्पाद कण। और यहीं से जन्म होता है मोल संकल्पना। मोल संकल्पना। तो अगला टॉपिक है हमारा मोल संकल्पना। क्या है मोल संकल्पना? जैसे आप लोग दर्जन पढ़ते हैं तो दर्जन की संख्या हमेशा निर्धारित है। उसमें दर्जन की संख्या 12। एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होंगी? 12 वस्तुएं। अब दर्जन के पीछे क्या है, वस्तु कौन सी है, इसे कोई मतलब नहीं। बस ये है कि अगर एक दर्जन कोई वस्तु ली गई है तो उसकी संख्या होगी 12। अगर आधे दर्जन की बात करेंगे तो उसकी संख्या होगी 6। अगर किलो की बात करेंगे तो उसकी संख्या होगी 1000। ठीक है। तो वैसे ही मोल के लिए संख्याएं निर्धारित हैं। जो एक निर्धारित संख्या है उस संख्या को कहा जाता है एवोगाड्रो संख्या। उस संख्या को क्या कहा जाता है? एवोगाड्रो संख्या। अब हम लोग बात करने वाले हैं मोल संकल्पना। मोल संकल्पना, मोल कॉन्सेप्ट। क्या है मोल कॉन्सेप्ट? चलिए सीधे सीधे बात करते हैं। हमने क्या लिखा सबसे पहले? परमाणु। यहां पे लिख दिया अणु, आयन, मिश्रण, विलयन इत्यादि। जो कुछ भी आप लिखना चाहो, वस्तु भी लिख दिया वस्तु। ठीक है। इससे कुछ नहीं बनेगा। लिख दिया एक मोल परमाणु, एक मोल अणु, एक मोल आयन, एक मोल मिश्रण, एक मोल विलयन, एक मोल वस्तु। अगर हमने एक मोल लिया है तो इसकी संख्या हमेशा निर्धारित रहती है, निश्चित रहती है, जो कि कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। और वो संख्या कितनी है? 6.022 × 10⁻23। परमाणु लिखा हुआ तो यहां पर लिखेंगे क्या? परमाणु। अणु मोल, यहां पे अणु लिखा हुआ तो 6.022 × 10⁻23 अणु। एक मोल आयन बराबर क्या हो जाएगा? 6.022 × 10⁻23 आयन। एक मोल मिश्रण बराबर क्या हो जाएगा? 6.022 × 10⁻23 मिश्रण। एक मोल विलयन बराबर क्या हो जाएगा? 6.022 × 10⁻23 विलयन। एक मोल वस्तु बराबर क्या हो जाएगा? 6.022 × 10⁻23 वस्तु। ठीक है। अब आपको अभी कुछ और समझना है। ये क्या लिखा हुआ है? एक मोल परमाणु, परमाणु, एक मोल अणु, अणु, एक मोल आयन, आयन, एक मोल मिश्रण, मिश्रण, एक मोल विलयन, विलयन, एक मोल वस्तु, वस्तु। क्या करेंगे हम? ये चीजें निकालेंगे। तो यहां से ये चीजें हट जाएंगे। अब देखिए एक मोल बराबर क्या लिखा हुआ है? 6.022 × 10⁻23। एक मोल बराबर 6.022 × 10⁻23। एक मोल बराबर 6.022 × 10⁻23। अर्थात कहने का मतलब
मतलब ये है कि आप कोई भी वस्तु यदि 1 मोल लेते हैं तो उस 1 मोल की मात्रा में वस्तुओं की कुल संख्या कितनी होगी? 6.022 × 10⁻23। चाहे अणु हो, परमाणु हो, आयन हो, विस्तरण हो, विलयन हो, कुछ भी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, गैसेस, कुछ भी हो, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया 1 दर्जन, पीछे क्या लिखा है कुछ नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगा? 12। अब अगर हम यहाँ पे लिखेंगे सेब, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेब। यहाँ पे अगर लिखेंगे पेन, तो यहाँ पे पेन हो जाएगा। कॉपी, कॉपी। परमाणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, ठीक है। 1 दर्जन बराबर, तो जैसे 1 दर्जन के लिए निश्चित संख्या क्या है? 12। 2 दर्जन अगर हमको कहना हो तो क्या हो जाएगा? 2 × 12। 3 दर्जन कहना हो तो क्या हो जाएगा? 3 × 12। उसी प्रकार से अगर हमको 2 मोल कहने हो तो क्या हो जाएगा? 2 × 6.022 × 10⁻23। अगर 3 मोल कहने हैं हमको तो क्या हो जाएगा? 3 × 6.022 × 10⁻23। ठीक। मोल की जो संख्या है वो निर्धारित है और इस संख्या को ही, इस नंबर को ही क्या कहते हैं? आवागाद्रो संख्या। आवागाद्रो संख्या। अभी इसके बारे में कुछ और भी बात करनी है, चलिए देखते हैं क्या बात करनी है। बात ये करनी है कि हमको समझना है कि इसकी मात्रा के साथ सभी। चलिए आइए बात करते हैं परमाणु की। परमाणु में 2 चीजें हैं, एक है परमाणु क्रमांक और एक है परमाणु भार। अब परमाणु हमने ले लिया सपोज दैट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 8 और परमाणु भार कितना है? 16। अब भाई ऑक्सीजन के लिए 2 चीजें हो सकती हैं, जब हम इसको सिर्फ और सिर्फ आंशिक रूप में लिखें और दूसरा जब हम इसको मात्रा के साथ लिखें। मात्रा के साथ लिखेंगे तो मात्रक हो जाएगी, मात्रक हो जाएगा ग्राफ, ठीक। 16 एक जगह लिखा हुआ 16, ये क्या है इसकी? ये इसका क्या है? आंशिक मान। जब ये आंशिक मान है तब ये क्या है? परमाणु भार। लेकिन यहाँ पे ये इसके लिए क्या है? ऑक्सीजन के लिए मात्रा है। और जब ये 16 ग्राम मात्रा में लिखा हुआ है तब ये इसका हो जाएगा मोलर द्रव्यमान। इसका क्या हो जाएगा? मोलर द्रव्यमान। अर्थात किसी भी परमाणु अणु, परमाणु के लिए परमाणु भार, अणु के लिए अणु भार, किसी भी परमाणु को उसके परमाणु भार के बराबर ग्राम मात्रा लेने पर हमें क्या प्राप्त होता है? मोलर द्रव्यमान प्राप्त होता है। और 1 मोलर द्रव्यमान में हमेशा 1 मोल परमाणु उपस्थित होते हैं। 1 मोलर द्रव्यमान से 1 मोल, 2 मोलर द्रव्यमान से 2 मोल, 3 मोलर द्रव्यमान से 3 मोल। तो 1 मोल में कितनी संख्या होती है? 6.022 × 10⁻23। इसका मतलब 1 मोलर द्रव्यमान में उस परमाणु की संख्या कितनी होगी? 6.022 × 10⁻23। मतलब 1 मोल ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन होंगे? 6.022 × 10⁻23 ऑक्सीजन। ये है मोल सर्कल। किसी परमाणु के ग्राम परमाणु भार मात्रा में उपस्थित परमाणुओं की, किसी परमाणु नहीं है तो हो जाएगा किसी तत्व, है ना। यहां क्या हो जाएगा? किसी तत्व, परमाणुओं की संख्या। और यहां पे आप लिखिए 1 ग्राम भार। 1 ग्राम परमाणु भार में परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं?
एक मोल कहा जाता है।